नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में किताबों की दुनिया के साथ हाजिर हूँ मैं मंजीत ठाकुर। और जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम में हम हमेशा एक ऐसे नामवर शख्सियत को, ऐसे लेखक को लेकर के आते हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को कुछ न कुछ योगदान करने का योगदान किया है। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर दीपक आचार्य। उनकी किताब आई है जंगल लेबोरेटरी। जंगल लेबोरेटरी एक ऐसी किताब है जिसके नाम से ही आपके मन में उत्सुकता जाग गई होगी कि आखिर ये जंगल लेबोरेटरी है क्या। जिस तरह के हर्बल दवाओं, औषधियों के बारे में हमारे दादी नानी हमें बताती रही हैं नुस्खे, क्या वो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक हैं? क्या जंगल और गांव देहातों में हमारे सेहत के उपाय छिपे हुए? इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपनी किताब के फ्लैप में ही डॉक्टर दीपक आचार्य लिखते हैं कि आधुनिक औषधि विज्ञान, जिसको हम लोग आजकल एलोपैथी कहते हैं मोटे तौर पर, वो या मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, जबकि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो एक्सपीरियंस पर या अनुभव पर आधारित है। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर दीपक आचार्य। शुक्रिया मंजीत जी। आवाज़ द वॉइस पे। और हम चाहेंगे कि आपने जो अपने नॉलेज जो घूम कर, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के गाँव में, जंगलों में घूमते रहते हैं, जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, और तब इन्होंने ये किताब लिखी है जो बहुत ही उपयोगी है। डॉक्टर साहब, हम पहले तो आपके जो मूल स्थान है उसकी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब के पिताजी केरल से ताल्लुक़ रखते थे, माताजी आंध्र प्रदेश से रखती थी। आपके जो जन्म स्थान है आपका वो मध्य प्रदेश में है, रहते आप गुजरात में हैं, पहली नौकरी आपकी उत्तर प्रदेश में हुई। पूरा हिंदुस्तान है आप जी, चलता फिरता हिंदुस्तान कहते हैं मुझे मेरे दोस्त लोग। और इससे ज़्यादा सुख और कुछ नहीं होगा कि चाहे वो पिताजी का ओरिजिन कहें या माँ का जो मेरा ननिहाल कहें या मेरा जन्म स्थल कहें या मेरा कार्यस्थल कहें, इनके बहाने मैंने पूरा हिंदुस्तान को खोजने और टटोलने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, सतपुड़ा के जंगलों में, दक्षिण गुजरात में, गुजरात के मतलब जो एक सतपुड़ा हो गया, गुजरात में सह्याद्री की शुरुआत होती है और राजस्थान में अरावली शुरू होती है। तो इन तीनों तरह की पर्वत श्रृंखलाओं में और वहाँ के आदिवासियों के साथ काम करने का अनुभव रहा है। तो ये हिंदुस्तान की नब्ज़ को टटोलने का बड़ा अच्छा एक ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला मुझको, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। डॉक्टर दीपक आचार्य ने, मैं दर्शकों को बता दूं कि पिछले 2 दशकों में 20 साल के दौरान इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी और एथनोबॉटनी जैसे विषयों का जो है गहनता से अध्ययन किया है। बहुत गहराई से उसमें PhD तक पहुँचे हैं और भी जो पोस्ट डॉक्टरेट तक PhD के बाद में भी पोस्ट डॉक्टरेट तक पहुँचे हैं। और उस नॉलेज को ये आदिवासी समाजों की जो पारंपरिक औषधि विज्ञान है उससे तालमेल बिठा रहे हैं। ये क्या आपको कुछ तो ऐसा निकला होगा जो लगता है कि नहीं, ये तो हमारे परंपरा में इतना बढ़िया, हमारी ज्ञान की परंपरा है जो हम एलोपैथी मेडिसिन को उससे जोड़ के देख सकते हैं। आप ये बताऊं आपको, 40% से ज़्यादा मेडिसिन जो इस समय जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं आधुनिक विज्ञान की, वो सारी प्लांट डिराइव्ड हैं। अब हम अलग अलग फॉर्म में उनको कंज्यूम करते हैं। हमें वो डिस्प्रिन कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें एस्प्रिन कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें जो एंटी मलेरियल ड्रग्स ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सबका ओरिजिन जो है, सबकी सोर्स जो रही है वो पारंपरिक ज्ञान ही रहा है, आदिवासियों का ज्ञान ही रहा है। वाइट फिलो बार्क एक पेड़ होता है जिसकी छाल को आदिवासी जो थे वो लोग पिया करते थे, और जब बदन दर्द होता था, हाथ पैरों में जकड़न होती थी, तो उसको कंज्यूम करते थे, उसकी छाल के काढ़े को। और कुछ विदेशियों ने जंगल के अंदर कूच किया और देखा कि ऐसा कौन सा काढ़ा है जिसको दर्द होने पर ये आदिवासी लोग पी रहे हैं। तो बाद में उस पर शोध करी गई और उसके एक्टिव कंपाउंड्स निकाले गए। उसमें एक कंपाउंड निकला जिसे एस्पिरिन कहते हैं, और जो कि दर्द निवारक कंपाउंड है, जिसको बाद में सिंथेसाइज करके आपके सामने ला के दिया गया। सोर्स जो है, चाहे वो मलेरिया का जो ड्रग है क्विनोन, वो सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार किया गया, आपने भी पढ़ा होगा। एक समय ऐसा आया कि जब सिनकोना की छाल जो है वो कम असर करने लगी, मच्छर भी तगड़े हो गए,
तो जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उनके अंदर में, तो फिर बाद में आर्टिमीसिया करके एक पौधा आया, उसकी छाल, उसके काढ़े से एंटी मलेरियल ड्रग्स निकाली गई, उसके लिए नोबेल अवार्ड मिला है 2015-16 में। तो ये रिसर्च चलती रहती हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। एज ओल्ड जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है जिसकी मैं बात करता हूँ, उस एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज पर अब आधुनिक विज्ञान जो है ठप्पा लगा रहा है। वो लड़ाई वहीं हो रही है दो चीज़ों की कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो दवाएं हैं क्विकली इफ़ेक्ट करती हैं, जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पर जो दवाएं बन रही, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, और वही आप आयुर्वेद की बात करिए या फिर देसी ज्ञान की बात करिए, ये आराम से लेते रहिए महीने 2 महीने 5 महीने और आराम से। लेकिन मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट हूं मैं, और मैंने इसके ऊपर 25 साल लगाए अपने रिसर्च के। यदि सही दवाएं, सही कंपोजिशन, सही क्वालिटी और सही परिवेश में, इन्वायरमेंट में, ये बहुत मैटर करता है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको इग्नोर कर जाते हैं लोग। लेकिन सही परिवेश में तैयार हुआ एक प्लांट, क्योंकि आप दक्षिण भारत का नारियल और दिल्ली में लगा हुआ नारियल का पेड़, और दोनों को कंज्यूम करेंगे, स्वाद में आपको फ़र्क समझ में आएगा। यही हर चीज़ों के साथ है, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, हर एक ज़मीन, मतलब कहते हैं 20-20 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है, मिट्टी बदल जाती है, पर्यावरण बदल जाता है, वहाँ का क्लाइमेट बदल जाता है, तो दवाओं के अंदर जो उनके गुणधर्म है वो भी बदलते होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस इलाके की, क्यों कहा जाता है कि फला जगह की हल्दी सबसे बेहतरीन होती है, वाई गाँव की हल्दी बहुत अच्छी है, सिक्किम, शिलोंग और वहाँ की हल्दी फला बहुत अच्छी होती है, कुरकुमिन फला जगह की हल्दी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? लेकिन जब बाज़ार आ जाता है बीच में, तो बाज़ार को सिर्फ हल्दी से मतलब है, और जब हल्दी से मतलब होता है तो आप रैंडमली हल्दी उठाते हैं और उसको बता देते हैं किसी को कि हल्दी यूज़ करिए और ये बहुत अच्छा है, कफ एंड कोल्ड के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आपने सुन लिया उसको जानकारी को, या व्हाट्सएप पे आपको आ गई सुबह सुबह, आपने उठाया हल्दी, कुचली और आपको फ़ायदा नहीं मिला। और हो सकता है उसके अंदर में उसकी पोटेंसी कमज़ोर हो, तो वो 4 महीने और 6 महीने में आपको असर करेगी, और शायद इतना पेशेंस आपके पास में नहीं है। तो वो पेशेंस कब आएगा? जब आपको पता वो सही चीज़ आपको मिलेगी। तो यही काम हमारा, हम एक साइंटिस्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ज्ञान को थोड़ा साइंस की नज़रों से देखा जाए, जिसे झोला छाप या दकियानुसी या जिसे पुड़िया वाला ज्ञान कहा जाता रहा है, उसको हल्के में ना लिया जाए। आपने जब बात करी मुझसे कि क्या मिला ऐसा कुछ खास, तो जब मैं लोगों से जिक्र करता हूँ और जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के रिज़ल्ट देख के। यदि जब मैं मथम्मा, एक आदिवासी महिला से मिला मैं दक्षिण भारत की यात्रा में, और जब उन 80-90 साल की महिला के जो बाल थे, 5, 5.5-6 फीट लंबे बाल, काले घने बाल, उन लेडी से मैंने पूछा कि वो ऐसा क्या करती हैं कि बाल इतने घने हैं और काले हैं। तो कुछ नहीं है, मैं बोला हफ्ते में 2 बार सिर्फ इसमें कॉफ़ी का डिकॉक्शन लगाती हूँ। जो फ़िल्टर कॉफ़ी होती है उसको वो उबालती थी और उसको बालों को लगा के 10 मिनट बाद में रिंस कर लिया करती थी। इस किताब में भी मैंने इनका जिक्र किया है। जब साइंस की नज़रों से हमने देखना शुरू किया तो पता चला वो कंपाउंड्स हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बना रहे हैं, वो नेचुरल बालों के लिए नेचुरल स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। और तो और जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको आप रूसी या डैंड्रफ कहते हैं, एक मलसेजिया फरफर करके एक माइक्रोब होता है, उसकी वजह से उसको भी ख़त्म करता है वो। यानी एक छोटा सा कंपाउंड और सही फ़िल्टर कॉफ़ी सही मात्रा में ऐसी लगाया जाए तो वो बड़े बड़े महंगे से महंगे जो हेयर ऑयल्स हैं और तमाम सब्सटेंसेस जो बाज़ार में मिलते हैं उनको वो तोड़ सकते हैं। ये ज्ञान तोड़ सकता। तो यही मैं कोशिश में हूँ इस तरह की चीज़ों को लाकर, ना सिर्फ मैं इसको बनाकर अपनी पोटली में डालूँ, यानी वहाँ से ज्ञान सीख के मैं इसको संभालूँ, ऐसा नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ये किताब यही है, इसमें कलेक्शन है और न सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं इसके अंदर में, इस किताब के अंदर में कि कैसे इंडिजिनस लोग या आदिवासी लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स भी मिलेंगे आपको। तो क्या यही वजह है कि इस किताब का नाम आपने जंगल लेबोरेटरी रखा है? अब वजह इसकी ये है जंगल लेबोरेटरी रखने की कि मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जंगल, हिंदुस्तान के गांव और हिंदुस्तान के देहात किसी लेबोरेटरी से कम नहीं हैं। यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जो एक चौपाल में बैठ जाते हैं, जो चिलम जला के या हुक्का या आराम से
चौपाल लगा के पंचायत करके बैठे रहते हैं, जिन्हें मैं गांव का GPS कहता हूँ। बैठ के हर जगह हर किसी को बताते हैं फला जगह का घर है, या घर तक छोड़ के आते हैं। और जो शाम को जो चौपाल होती है उन लोगों की, और उनके पास जो नॉलेज है वो असीम नॉलेज है। इतना नॉलेज है कि मैंने इन आदिवासियों को या इन बुज़ुर्गों को आसमान की तरफ देखकर, बादलों के रंगों के आधार पर, बादलों की हरकतों को देखकर वो ये बता देते हैं कि कितने घंटे में बारिश होने वाली है। एक अध्याय है आपका मौसम के पूर्वानुमान को लेकर, क्या है? अमलतास के फूल पहली बार आपको दिख जाएं, फूल खिले हुए, उससे आप गिनती कर लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा 45 दिन बारिश होनी पड़ेगी उस जगह पे जिस जगह पे वो फूल निकला हुआ है। होगी या नहीं होगी, 45 से 46 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल वहाँ पर बारिश होगी। और ये मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने 50 बार लोगों को बताई। और हर साल मैं ये गुड न्यूज़ मैंने ऐसा लिखता हूँ मैं फेसबुक पे कि वाह आज अमलतास खिल गया, मैंने देख लिया बारिश आने वाली गर्मियों में। मैं पहले से मतलब ये अनुमान लगा देता हूँ या बता देता हूँ कि नोट कर लीजिए, फेसबुक पे डाल रहा हूँ, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ या इस इलाके के लोग देख लें अमलतास में फूल आ गया है, 45 दिन में बारिश होने वाली है। ये कहाँ से? ये ज्ञान उन बुजुर्गों का है जो जिनको मैं जंगल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट कह रहा हूँ। ये जंगल के साइंटिस्ट हैं। हाँ। और इनकी जो पीढ़ियाँ हैं, जो नए बच्चे हैं जो जिनको सिखा रहे हैं, ये वो स्कॉलर्स की तरह हैं जो सीखना चाहते हैं। तो अपने आप में एक पैरेलल साइंस चल रहा है गांव देहातों में, जिसको देसी जुगाड़ कहते हैं आप कई चीज़ों में। कुएं में बाल्टी गिर गई, निकालेंगे कैसे? अब वो अपना जुगत लगाते रहेंगे। वो बूढ़ा आदमी आके समझाएगा भाई ऐसा ऐसा करो, इस तरह से करो, ऐसा नहीं ऐसा डालो, गल डालते हैं बाल्टी पकड़ने का तरीका समझाएंगे। ये नॉलेज है जिनका, तो ये नॉलेज है जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ये नॉलेज कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है और ये शब्दों के जरिए तैरता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है। और इस नॉलेज को हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया टाइम से, तो इसको सीखिएगा कौन? आपकी दादी, आपकी नानी या आपके बुज़ुर्गों ने अक्सर आपने सुना होगा कि सर्दी खांसी हो रही है तो भाई एक काम करो, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा कुचल के पिला दो, ठीक हो जाएगा। नाक में दर्द हो रहा है या होंठ फट रहे हैं या बीमारियाँ पड़ रही है तो नाभि में तेल घी लगा दीजिए। बच्चा रो रहा है, हींग लगा दो तलवों में। ये क्या चीज़ है? ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब इसको हमने इतना लाइटली लिया कि हमने सोचा कि अरे ये तो सब घर घर में पता है। आपने नहीं पता कि आपने इतना सुन के इस चीज़ को भूल जाना है ना, कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपने, क्योंकि आपने डिजिटाइज़ नहीं किया उसको, क्योंकि आपने उसको डोमेन पे लेके नहीं आया किसी एक जगह पे। और इस बीच में कोई एक होशियार इंसान जिसने इस चीज़ को समझा, उसने उसका पता चला कोई मॉलिक्यूल निकाल लिया, कोई कुछ निकाल लिया और उन्होंने जाके वहाँ पर EU का पेटेंट ले लिया। आपकी हल्दी जा चुकी है, आपके बासमती चावल के ऊपर में, नीम के ऊपर में, तमाम तरह के कई फार्मूले हैं। जिंजर के ऊपर में एक पेटेंट फाइल हुआ था कि ये खांसी ठीक करता है। अब आप बताइए, अदरक खांसी ठीक करता है, ये किसको नहीं पता है हिंदुस्तान के अंदर में? सही बात है। छोटे छोटे बच्चे को पता है ये, लेकिन पेटेंट कहीं और ले रखा है किसी ने। तो इसमें गलती कहाँ हो रही है हमसे? तो हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़े साइंटिफिक टेम्पर के साथ में काम करें। तो यही मैं काम कर रहा हूँ। साइंटिस्ट हूँ, जंगल को खोज रहा हूँ, जंगल की लेबोरेटरी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ये जंगल में है क्या। एक अध्याय आपका जो है जंगल का खान पान। हाँ जी। तो चाय के बारे में पूरा बहुत दिलचस्प अध्याय है। क्या चाय का क्या हिसाब किताब है? चाय की चुस्कियों पर एक मैंने वहाँ का डिलीशियस जो चाय हैं आदिवासी इलाकों में, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। अच्छा, दुर्भाग्य चाय का तो शौक सारे हिंदुस्तान को है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि थोड़ा जनरेशन X जो आई है और YZ अब शुरू हो गया है, थोड़ा सा ट्रेंड और पता नहीं कुछ अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपर्ट्स आ गए हैं। तो कुछ लोग चाय पीने से मना करते हैं, कुछ लोग सफ़ेद चीज़ खाने से मना करते हैं, कुछ लोग गुड़ कंज्यूम करने से साफ मना करते हैं, कुछ लोग डायबिटीज़ वालों को फल खाने से रोक देते हैं, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं। मैं सबसे शायद इस मामले में अपने आप को बिरला मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में परहेज़ नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर वो चीज़ जो कंज्यूम करी जा सकती है वो आपको कंज्यूम करनी चाहिए। हर एक वो चीज़ जिसे कंज्यूम किया जा सकता है उसे कंज्यूम करना चाहिए, या वो चाहे जहर हो। यदि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकती है तो आप उसको डिफेंड कर पाओगे। लेकिन हम अपने आप को
हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अब कई बार मैं जब जनरली बात करता हूँ, कई लोग मुझे सोचते हैं कि मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट हूँ, कई सोचते हैं कुछ और कहीं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि मुझे आयुर्वेद का, मानता हूँ क्या सच बात भी है कि मुझे आयुर्वेद का शून्य नॉलेज है। आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत बड़ा वेद है। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं तो मॉडर्न साइंस पढ़ा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा हुआ है, MSc PhD उसमें किया है, इथनोबॉटनी में PhD किया, और ये एक डिफ़ॉल्ट है, कह सकते हैं कि गांव देहातों में काम करना शुरू किया और वो इंटरेस्ट हो गया। मैं ये मानता हूँ कि आपकी बॉडी जहाँ तक सस्टेन कर सकती है चीज़ों को, वो आपको पता है, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नुकसान नहीं है। हर एक चीज़ का फ़ायदा है और हर उसी चीज़ का नुकसान भी है। इवन पानी के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। शक्कर के साइड इफ़ेक्ट आप मानते हैं तो पानी के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नमक के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपको समझना होगा कि हमें लेना है, कितना नहीं लेना है। अब वो क्योंकि वो आपकी बॉडी आपको बता देती है, समझा देती है। हम जैसे कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग अंदाज से ले लेते हैं या बाहर की चर्चाओं से ले लेते हैं। तो जैसे कि चायों के बारे में बात चल रही थी, चाय मना किया जाता, चाय नहीं पीना है। कई पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चों को कि चाय नहीं पीना, काले हो जाते हैं, है ना। अच्छा। चाय नहीं पीना आदत लगती है, इस तरह से। आदिवासी इलाकों में जितनी चाय में मिठास होती है, उनका ये मानना है कि रिश्तों में भी इतनी मिठास आती है। खड़ी शक्कर की चाय कहा जाता है। शक्कर उसमें डाला जाता है कप में, पहले चम्मच गाड़ के देखते हैं उसके अंदर चम्मच खड़ी बैठ रही है कि नहीं उसमें, उसके बाद उसको चाय डाला जाएगा। तो अलग अलग चाय की चुस्कियों के बारे में इस किताब में जिक्र किया है। कैसे बस्तर में सैदी चाय होती है, शहद वाली चाय लोग पीते हैं। कैसे कोधड़ चाय होती है मेल घाट के फॉरेस्ट में। लेमन ग्रास का बड़ा चलन है। लेमन ग्रास बहुत यूनिक चीज़ है ये, और वाकई में बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है लेमन ग्रास। और लेमन ग्रास ऐसी चीज़ है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे उसकी चाय मतलब हॉट टी भी पसंद है, और लेमन ग्रास का कोल्ड ड्रिंक भी बहुत मुझे पसंद है। और मैं आपको आपके इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूँगा कि दुनिया का कोई कोल्ड ड्रिंक इतना टेस्टी नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉन फिजी ड्रिंक्स हैं, जो बुलबुले रहित मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी, लेमन ग्रास वाले कोल्ड ड्रिंक से बेहतर कुछ नहीं है। लेमन ग्रास की पत्तियाँ बाज़ार में मिलती हैं या घर में लगा सकते हैं आप। छोटी छोटी पत्तियाँ, 4-5 पत्तियाँ लेंगे, बारीक कतर लेंगे, पानी में बॉईल करेंगे, लेमन डाल देंगे साथ में थोड़ा सा निचोड़ के, थोड़ा जिंजर डाल देंगे और गुड़ डाल देंगे उसके अंदर में। गरम गरम पी रहे हैं इसको आप, तो ये लेमन टी है, हॉट लेमन जिंजर टी जिसको बोलकर बड़े बड़े जगहों पे बेचा जाता है। और इसी टी को ज़्यादा अमाउंट में बना लीजिए आप, छान लीजिए, ठंडा रख दीजिए, ठंडी जगह पे रख दीजिए, रेफ्रिजरेट कर दीजिए, और उसके बाद इसको पी के देखिए आप। कोल्ड ड्रिंक आप भूल जाएंगे। लेकिन क्या गज़ब की चीज़ है कि ये आपको पीने के बाद में इमीडिएट, मतलब आप, मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं लगेगा आपको, आप मुझे कहेंगे कि एकदम से रिफ्रेश्ड फील करते हैं आप, क्योंकि वो इमीडिएटली आपके ब्रेन के साथ में इनेक्ट करना शुरू करता है, और बहुत सूदिंग होता है वो, और उसकी फ्रेगरेंस जो होती है वो रिलैक्स करती है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, और तमाम बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। ये सब चीज़ें हमारे डोमेन में हैं, आदिवासी इलाकों में हैं, गांव देहातों में हैं। ये कोई मैं ऐसी जानकारी नहीं बता रहा हूँ जो कहीं से मैंने विदेश से सीख के आया। हमारे गांव देहात में गौती चाय कहते हैं इसे, या लेमन ग्रास टी कहा जाता है। हर घर में, आम घरों में बनती है, बच्चे पहले तोड़ के लाते हैं और रसोई में दे, चाय भी मिलाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं उसमें। बिल्कुल, अब ये प्रचलन आ गया है। जो तथाकथित विकास जो है वो गली गली तक पहुंच चुका है, तो ये सब आ गए हैं। अब जब गांव-गांव में वो पाउच और एयर टाइट वाले जो चिप्स बिक रहे हैं, तो ये चाय पत्ती भी पहुंच गई। वरना ये पहले ये तो फैशन था, मतलब ये स्टेटस हुआ करता था। चाय मतलब डिकॉक्शन होती थी। चाय हम जो शब्द लाते हैं, चाय से हम सीधे कोरिलेट करते हैं उन पत्तियों से जो आसाम वाली हैं, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये डिकॉक्शन की बात कर रहा हूँ। अलग अलग तरह के डिकॉक्शंस बनते हैं, और ये ट्राइबल डोमेन्स में बनते हैं, आज भी बनते हैं। उसके ऊपर हम पूरा दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग उसके अंदर जानकारियाँ हैं, कैसे आदिवासी लोग इन सबको। आपने एक जगह जिक्र किया है कुछ लोग बालों, जिनके बाल कमज़ोर हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, या तो उसको वो लोग जो है वो गुड़हल के
हाँ, फूल को हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं जिसको, या गुड़हल का फूल कहते हैं, जासवंत भी कहा जाता है। बस वो मेरे ननिहाल से जुड़ा हुआ किस्सा है, जो मैं बचपन में मेरी नानी जो है वो हिबिस्कस के फूल रगड़ दिया करती थी, हमें तोड़ के लाती और बालों में लगा दिया करती। बहुत इंटीरियर एक विलेज है ईस्ट गोदावरी ज़िले में, पेनमर्रू करके एक गांव था हमारा, वहाँ पे हट में रहती थी। और उस ज़माने में क्या बहुत सालों तक हमने शैम्पू क्या चीज़ होती है हमें नहीं पता था, पर हमारी नानी हर 2-3 दिन 4 दिन में एक बार लाके वो 5-6 फूलों को लाके रगड़ के बालों में लगा दिया करती थी, और ख़ुद भी लगाती थी। और इसके अलावा हमारे घर में नारियल के खूब सारे पेड़ थे, तो नारियलों को निकाल के उनका तेल निकाला जाता था, घर में तैयार किया जाता था, और उसमें भी डाला जाता था फूलों को उबलते हुए तेल के अंदर में। तो मुझे नहीं मालूम था ये क्या है, लेकिन बाल बड़े ग्लो करते थे और शाइन करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। बाद में पढ़ाई लिखाई किए, पता चला भाई इसके अंदर नेचुरल डाई होता है, और इससे अच्छा कोई नेचुरल मॉइस्चराइज़र नहीं है गुड़हल से अच्छा। तो अभी कभी आजमा के देखें, 3 या 4 फूल नहाते समय हाथों में लेके मसल लें और बालों में लगा दें, रिंस कर ले बालों को नॉर्मल वाटर से। उसके बाद में कहेंगे आप दुनिया का महंगे से महंगा मॉइस्चराइज़र फेल है उसके सामने। इसमें डाई भी होता है, तो जो लोग अर्ली प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है बालों की, मेरे जैसे लोगों को उनको भी फ़ायदा होगा। और बालों का स्ट्रेंथ और मॉइस्चराइजेशन होने के कारण वो बालों की सेहत भी अच्छी होती है। डाई होता है इसका एक, इसी का गुड़हल का हमें स्कूल में मास्टर जी बोला करते थे, वो जो ब्लैक बोर्ड होता था ना, जब वो घिस जाता था तो कहते थे गुड़हल के फूल लेके आ जाओ। वो फूल लाते थे और हम उसको फूल को मसल के रगड़ दिया करते थे ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद में चौक चलाएंगे, डाई लग गया, जैसे पेंट कर दिया गया, और वापस बढ़िया चलने लगी चौक। ऐसी वॉलेट्स पे आप करके देखें, बेल्ट पर देखें, लेदर वाले आइटम, शूज़ पे, जूतों पर आप गुड़हल के फूल रगड़ दीजिए लाल वाले, और 2 मिनट 1-1.5 मिनट के बाद में कॉटन क्लॉथ से उसको साफ़ कर दीजिए। अब बताएंगे क्या पॉलिश फेल है उसके सामने। ब्लैक वाला नॉन टॉक्सिक, 5 पैसे का भी नहीं है, एक फूल आपके आसपास लगा हुआ है, आप लगाते लगाते चाट भी लिया उसको फूल को, तो कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, केमिकल से दूर भाग, ये सब चीज़ें उपाय हमारे हैं हिंदुस्तान के गांव देहात। जीवन शैली से बहुत सारी जुड़ी हुई बीमारियां आजकल हो रही हैं, डायबिटीज़ है, या मोटापा है, या पथरी, साइटिका, अर्थराइटिस। क्या इसमें घरेलू उपाय हैं कुछ अगर आप बताएं, हमारे दर्शक बड़ा इंटरेस्ट। बहुत सारे हैं। हालांकि जो आपने जो शुरुआत करी है जीवन शैली से संबंधित, वही आंसर भी है उसका, वही उसका सलूशन भी है कि उसी जीवन शैली को हमने ठीक कर लिया तो हमारी समस्याएं जो हैं वो 90% समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि आप इलाज के चक्कर में मत पड़िए, प्रिवेंशन के चक्कर में जाइए, पहले से प्रोटेक्ट होके रहिए, क्योंकि फार्मेसीज़ के और हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने से बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अपने। लेकिन यदि आप बेहतर खाना खाएं, अच्छी जीवन शैली रखें अपनी, तो शायद उन तक आपको पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी 80 से 90% हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बायोलॉजिकल क्लॉक पर डिपेंड करते हैं। तो हम जब सूर्य उगता है तो हम उग जाएं, और जब सूर्य अस्त होता है तो हम भी अस्त होने की तैयारी कर लें, तो पहली समस्या आपकी अपने आप खत्म होने लगेगी। दूसरी समस्या है कि धूप लेना बंद कर दिया हमने, धूप खाना बंद कर दिया। हम कबूतर खानों में रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, हमने एक्सपोजर ख़त्म कर दिया, हमें गर्मी से डर लगने लगा है, हम ठंड से घबराते हैं। हर साल आप 10 लोगों से बात करेंगे तो बोलेंगे इस साल ठंड बहुत पड़ रही है भाई, इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, इस साल बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है। तो हम हर समय मौसम से शिकायत करते हैं, लेकिन हमने कभी वो, इसकी वजह ये है कि हम अपने आप को कोकून में डालते जा रहे हैं। हम अपने आप को एक्सपोज करना है। नहीं तो यही गर्मी, हम जब स्कूल में थे तो हम तो दिन रात क्रिकेट खेलते रहते थे इसी 45 डिग्री टेम्परेचर में, इसी 44 डिग्री में। तब कभी ना लू लगी हमें, तब कभी ना थपड़े लगे, ना कभी टैनिंग हुई बॉडी की या कोई हुआ। लेकिन क्या हुआ अचानक कि जब हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, बहुत पढ़ लिख लिए, जब बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास में आ गई तो हम ज़्यादा बीमार होने लगे। वही मैं कहता हूँ कि हमारे पास में मेट्रो है, विटामिन ई शैम्पू है, टूथपेस्ट हैं, तमाम तरह की चीज़ें, जिसमें नमक है, सब चीज़ें हैं हमारे पास में। लेकिन हम फिर भी हम उनसे बेहतर जीवन नहीं जी पा रहे जिनको हम
प्रिमिटिव कहते हैं, जिन्हें आदिवासी कहते हैं, जिन्हें देहाती कहते हैं, जिन्हें गंवार कहते हैं। तो बेहतर कौन हुआ और विकसित कौन हुआ? एक सवाल ये उठता है कि हम में से अधिकतर लोगों के पास ये होता है कि दादी नानी का ज्ञान है। गैस हुआ, पहले मैं छोटा था तो अजवाइन दे दो, या अब छोटे बच्चे हैं तो उनकी पेट पे हींग का लेप मला जाता था, या सरसों के तेल में लहसुन बॉईल करके उससे मालिश की जाती थी बच्चों की, या हल्दी का जिक्र आपने किया ही है। तो या किसी को खांसी हो गई तो गोल मिर्च या काली मिर्च जिसको बोलते हैं उसका पाउडर शहद में मिला के दिया था। इन सब नॉलेज और जो हमारा जो प्रेजेंट मेडिकल साइंस है, दोनों में क्या कन्फ्रंटेशन होता है? कहीं पे लगता है कि नहीं यार ये गलत है, या फिर हम लोगों ने अपने आप मान लिया कि अंग्रेजी दवा है तो सही होगी। और हाँ, वो हम बाजारवाद के शिकार हो चुके हैं बहुत बहुत अच्छे से। और हम बेसिकली हमने कभी उस चीज़ को तरजीह नहीं दी। जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है इसको हमने कोशिश नहीं करी, हम समझें इसकी वेल्थ को। तो अब यदि हमसे कोई आके ये कहे कि हल्दी में ऐसा क्या केमिकल कंपाउंड है, आप बताओ, साबित करो, आप बताइए कि हल्दी लेने से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, या इसकी क्या गारंटी कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आर्गुमेंट आते हैं मॉडर्न मेडिसिन के तरफ से। लोग कहते हैं आपने फला फला हर्ब बोला है, क्या गारंटी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ? तो अब यदि हल्दी के बारे में कोई पूछे कि इसका कोई क्लिनिकल रिपोर्ट करो, इसकी कोई क्लिनिकल स्टडी करो, चूहों पे ट्रायल करो, बंदरों पे ट्रायल करो, और फिर बताओ हमको दवा काम करेगी नहीं करेगी, ये मूर्खता है। क्योंकि हल्दी सालों से, सदियों से हिंदुस्तान में किचन का एक हिस्सा है और वो कंज्यूमेबल आइटम है। तो जो चीज़ खाई जा सकती है उसे खाया जा सकता है। ये जो मैं कहता हूँ, जब भी आप इससे पहले मैंने कहा था। तो अब हम हल्दी पे कौन सा ट्रायल करने जाएंगे या कौन सा क्लिनिकल ट्रायल करा के देखें हम? तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। और आप बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की, तब या तो एक्सपेरिमेंट कर लें या एक्सपीरियंस को मान लें। अब यदि दोनों को क्लब कर दिया जाए कहीं किसी जगह पे, तो शायद ये चमत्कार हो। चमत्कार। इसकी समेकित चिकित्सा व्यवस्था की एक बार कभी किसी ने लेख लिखा था कि जो भारत में सभी बीमारियों के लिए या तो एलोपैथी का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते। तो जैसे होम्योपैथी है, यूनानी है, एलोपैथी है, और जो प्राकृतिक चिकित्सा है जिसकी बात, उन सबको मिला करके एक एकीकृत चिकित्सा व्यवस्था अपनाई है। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये कि मेरे ख्याल से ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कौन सी पैथी बेहतर है ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए फाइट के लिए। सब्जेक्ट ये होना चाहिए कि पेशेंट कैसे ठीक होगा, वो दुरुस्त कैसे हो जाए, चाहे फिर किसी भी पैथी से हो, कम दामों में। क्योंकि जो आपके पास में पेशेंट आ रहा है, या जो कई गरीब लोग हैं कोई अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लोग ठीक हो जाएं वो इम्पोर्टेंट है। अब वो यदि हम इसी बात में लड़ते रहेंगे, नहीं यार, मुझसे कई बार किसी ने बोला तुम्हारा ट्रेडिशनल नॉलेज में क्या हड्डी टूट जाए तो क्या करते हैं? जाना तो पड़ेगा प्लास्टर बंधवाने के लिए एलोपैथी वाले के पास में, पेन किलर लेने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं हम इस लड़ाई में क्यों बैठें? फिर वो पूछेगा तुम्हारे पास उसकी दवा है क्या, बताओ क्या हुआ, कुछ है क्या मेडिसिन उसका? हम लड़ते रहेंगे आपस में। तो यहीं सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हर आदमी सबको, एक तो क्या है मॉडर्न साइंस हर समय वो एक्सपेरिमेंट की बात करता है, आयुर्वेदा हमेशा एक्सपीरियंस की बात करता है। अब यही तो तालमेल बिठाना ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बीच में कैसे तालमेल हो। क्योंकि अल्टीमेट ये इसका आउटकम ये होना चाहिए कि लोगों को सस्ती, सुलभ, टिकाऊ और असरदार दवाएं मिले, लोग कम बीमार पड़ें। और नए अस्पताल खोलने पे हम ताली नहीं बजाएं, कोशिश ये करें ताली तब बजाएं जब अस्पताल बंद होने शुरू हो जाएं। अच्छा, आपका तो ये तो बहुत ही शानदार बात है, लेकिन मैं एक सवाल तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि आप तो पातालकोट जो है वो बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि पातालकोट क्या है। तो आप पातालकोट में आपने बहुत लंबा समय गुजारा, मुझे लगता है 1 दशक से ज़्यादा समय। 2 दशक सिर्फ पातालकोट में। पातालकोट के बारे में बताएं दर्शकों को, कहाँ पे है और आपने वहाँ पर ऐसा क्या तजुर्बा हासिल किया कि पूरी किताब निकल के आई? शायद किताब तो कुछ भी नहीं है। मतलब पातालकोट को मैं सच कहूँ तो कुछ भी कवर नहीं किया इस पातालकोट के अंदर। पातालकोट 25 सालों को एक किताब के रूप में कतई नहीं लाया जा सकता। थोड़े थोड़े अनुभवों को मैंने निचोड़ के लाया है। पातालकोट हिंदुस्तान के जो हार्ट है मध्य प्रदेश, उसके दक्षिण में एक ज़िला है छिंदवाड़ा। वहाँ पर
छिंदवाड़ा मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पे एक ज़बरदस्त ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, एक घाटी है, और वो घाटी कुछ 80 स्क्वायर किलोमीटर की है। ऊपर से आप कुएं की तरह दिखाई देगा, आप समझ लीजिए आप ऊपर हैं। 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 3000 फीट गहराई है उसकी, और उस 79 स्क्वायर किलोमीटर के घेरे के बीच में जो नीचे घाटी है, वहाँ गोंड भरिया जनजाति के लोग रहते हैं। 3000 लगभग वहाँ की पॉपुलेशन है, और वो लोग बहुत सालों तक 1980 लेट 80s तक बाहरी दुनिया से लगभग कट थे पूरी तरह से। शायद वो नमक भी अपना नेचुरल पेड़ पौधों से नमक तैयार करते थे। अरे वाह। तो वो लोग जब सोशली पूरी तरह से कट रहे हैं, लेकिन मज़े की बात है कि वहाँ उस इलाके में कहीं भी कोई प्राइमरी, उस समय जिस समय की बात मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार जाना शुरू करा, तो कोई ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग बड़े हेल्दी और बड़े फिट एंड फाइन, और 80-90 साल का बुज़ुर्ग इंसान 9-9 किलोमीटर तक 100-100 किलो के लकड़ी के गट्ठे लेकर ऊपर से नीचे और पहाड़ों में चला जा रहा है। तो ये हमेशा मुझे मतलब उत्साहित करते रहा कि ऐसा क्या है इन लोगों के पास में जो कि ये इतने फिट एंड फाइन है। तो एक तो पहले तो यही था कि उनकी लाइफस्टाइल, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करता हूँ, वो जगह अपने आप में यूनिक है, ट्रेजर है, मेडिसिनल प्लांट का ख़जाना है। वहाँ पर बहुत सारी प्लांट स्पीसीज़ हैं, बहुत यूनिक लोकेशन है। मध्य प्रदेश स्टेट ने उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत कम इलाके बचे हैं जिन्हें आप जंगल का कह सकते हैं, जिन्हें फॉरेस्ट वेल्थ के रूप में देख सकते हैं, कल्चरल वेल्थ के रूप में देख सकते हैं। उनमें से एक पातालकोट है। तो पातालकोट का एक्सपीरियंस है। हालांकि इन्होंने कहा कि मेरी ये किताब, उसका उनकी जो नॉलेज जो इन्होंने वहाँ पर देखा है, जो हासिल किया है, जो उसका बहुत कम हिस्सा है। एक बार मुझे एक किस्सा याद आता है कि गुलजार साहब से शायद कजरारे कजरारे गाने के बारे में किसी पत्रकार ने पूछा कि ये गाना कितनी देर में आपने लिखा, तो गुलजार साहब का जवाब था कि आधा घंटा और तमाम ज़िंदगी। तो पूरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो हासिल किया था, उसको उस गाने में उड़ेल दिया। ये किताब भी वैसी है। ये किताब शायद पहली किताब है आपकी। ये मेरी 10वीं किताब है। 10वीं किताब है इस विषय पर? इस विषय पर मेरी 10वीं किताब है ये किताब 10वीं किताब है। हम चाहेंगे कि 11वीं 12वीं 15वीं किताब आती रहे, और हर किताब जो है वो हमारे भारतीय समाज के मेडिकल जो ज़रूरतें हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन की हों, या फिर बड़ी, भगवान न करे ऐसी कोई बीमारी आए तो भी, तो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में, ज्ञान में जो है उसको इकट्ठा किया है। 10वीं किताब है और बहुत सारी किताबें ऐसी आएंगी। तो मेरे दर्शकों के लिए ये बहुत शानदार किताब मेरी नज़र में, जितना मैंने पढ़ा है और जैसा दीपक जी ने अपना तजुर्बा ऐसे बांटा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे इतनी गर्मी में। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश किया है, तो मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ये किताब आपके सामने आ पाई। तो वो बहुत सारा प्यार दिया। 150 दिन हुए आज हम जब बात कर रहे हैं, इस किताब के लॉन्च हुए 150 दिन हैं और आज भी वो बेस्ट सेलर के रैंक में किताब है। तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज इस ऐसे अच्छे मौके पर मैं आपके साथ 150 दिन हो गए तब हमारे स्टूडियो में आए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, घूमते रहते हैं और इनको पकड़ के स्टूडियो तक लाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही बड़ी शख्सियत के साथ बातचीत में। नमस्कार।